हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताते हैं, राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपको बता दें संविधान दिवस कार्यक्रम आपको बताते हैं आयोजित हो रहा है श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर अशोकनगर में। और आपको बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को आपको बताते हैं पुष्पांजलि देकर आपको बताते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें समस्त अशोकनगर के आपको बता दें सभी विशिष्ट अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आपको बता दें पूरे देश में आपको बता दें जगह जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी पक्ष में आपको बता दें गंगा मैया सिंधी मंदिर रैगर सभा अशोकनगर में भी यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां आपको बता दें समाज के सभी आपको बता दें सभी जाने माने अतिथिगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं समस्त अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। और युवा भी आपको बता दें इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो कि आपको बता दें जिन्होंने आपको बता दें विषम परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वे आपको बता दें आज सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। महेंद्र कुमार जी और अन्य आपको बता दें सभी अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा 26 नवंबर 1949 को आपको बता दें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान पूरा आपको बता दें लिख दिया था और आपको बता दें उसको आपको बता दें संविधान के रूप में आपको बता दें पूरे मान्यता मिली थी। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि 1950 में आपको बता दें सर्वसम्मति से आपको बता दें संविधान आपको बता दें पारित हुआ था भारत का, और उसके बाद से ही आपको बता दें गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। और आपको बता दें गंगा मैया सिंधी मंदिर से जुड़े सभी विशिष्ट आपको बता दें जो सदस्यगण हैं यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और इस कार्यक्रम में आपको बता दें सभी एक एक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में आगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक, हमारे जो संस्थापक हैं श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि श्री राजकुमार फलवाड़िया साहब का स्वागत करें। श्री मनोहर लाल जी, श्री मनोहर लाल जी स्वागत कर रहे हैं। श्री खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार फलवाड़िया साहब का स्वागत करें। नहीं सर, नहीं, हमारे बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तभी तो बहुत पुराना परिचय। बिल्कुल बिल्कुल आपका परिचय है। हमारे ओम प्रकाश जी बालोटिया साहब, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी बालोटिया नांगलोई से पधारे हैं। एक तो बड़ी भी है जी और प्रोफेसर साहब भी, और आज नहीं जो एक पूरे समाज की जी हमारे अग्रणी हैं, बताऊंगा वो भी मिलेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण जी गुसाईवाल, जो कि हमारे प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन में इनके दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लगी। आप स्वागत करेंगे प्रोफेसर साहब का। श्री नारायण जी गुसाईवाल।
अब मैं निवेदन करूंगा श्री पूरन जी फलवाड़िया जो पांडव नगर से पधारे हैं और आप सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत है, और मैं बता दूं कि बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है श्री पूरन जी फलवाड़िया, आप स्वागत करेंगे। विराजिए पूरन जी के। गंगा मैया सिंधी मंदिर से जुड़े सभी विशिष्ट आपको बता दें जो सदस्यगण हैं यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और इस कार्यक्रम में आपको बता दें सभी एक एक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में आगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं चाहूँगा मनोहर लाल जी हैं हमारे संस्थापक, आप भी 2 शब्द कहें। आदरणीय मनोहर लाल जी दोलिया साहब। नमस्ते, राम राम रेगर समाज को और बाकी सभी समाज को। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान दिवस के अवसर पर हम मिले और संविधान को हमें श्रद्धांजलि देते हुए, बधाई देते हुए, अभिनंदन देते हुए एक बहुत अच्छा विषय उठ गया जो मेरे दिल में भी है और आप बहुतों के दिल में है कि राजकुमार जी को हम संसद में देखना चाहते हैं। हमारी रेगर, पूरे भारत में रेगर समाज की जो आबादी जो सुनी जाती है, कंफर्म तो नहीं है, 40 से 50 लाख है। 40 से 50 लाख लोगों का एक भी संसद सदस्य संसद में नहीं है। बहुत ही विचित्र बात है, विचित्र नहीं बल्कि दुखद है। तो हमें इनको आगे करना है। इनके समर्थन में हमें सभी मंदिर समितियों और सभी रेगर समितियों को, ना कि दिल्ली में, हमारे राजस्थान और जहाँ भी फैले हुए लोग हैं उन तक ये बात पहुँचानी है। सोशल मीडिया के थ्रू हम मिलेंगे भी, एक दूसरे के मंदिरों में भी आएंगे, छोटी छोटी मीटिंग भी करेंगे। और टिकट लेने के लिए शक्ति प्रदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें एक बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप सब अपने अपने विचार दीजिए कहाँ कर सकते हैं और कहीं जगह नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जगह कहीं नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप अपने अपने सुझाव दीजिए, हम कहाँ करें, कैसे करें। हम सब राजकुमार जी के साथ हैं। राजकुमार, ये बहुत ही अच्छा मौका है। पढ़े लिखे, सुशिक्षित, संभ्रांत, इतने अच्छे आदमी, इतने ज़्यादा गुण किसी में नहीं मिलेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, मैं भी इनको पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ विदेश मंत्रालय से, और मेरा भी हमारे रेगर समाज के बहुत लोगों से संपर्क है। इन जैसा सुशिक्षित सज्जन व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इनको आगे ले जाने के लिए तन मन धन से आगे बढ़े और आगे आएँ। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ आए। अब मैं ये जो मंच और माइक राजकुमार फलवाड़िया जी को देता हूँ, वो 2 शब्द कहें और हमारे समाज का मार्गदर्शन करें। के संख्या बल के बारे में हमेशा बातचीत होती है, जैसा अभी आपने कहा। मैं परसों 1984 की स्मारिका पढ़ रहा था जब विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था। तो उस स्मारिका के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजस्थान में उस समय हमारी जनसंख्या 70 लाख के करीब थी। जो स्मारिका में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने परसों पढ़ा। देखिए, हमारा जो समाज है वो चारों तरफ फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, ठीक है, और दिल्ली में भी, विदेशों में भी है सर। और विदेशों में भी है, विदेशों में भी हैं। तो विदेशों में क्या है कि वो अपनी संस्कृति से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, भारत से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। हालांकि वो सभी रेगर लिखते हैं। विदेशों में जो लोग हैं, चाहे वो नीदरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ लोग भी चमड़े का ही काम करते हैं। चप्पल और बूटों के उनके जो है कारखाने हैं, उनके शोरूम हैं, रेगर ही लिखते हैं सब। और अब उनकी जो सभ्यता है वो पाश्चात्य हो चुकी है। परंतु देश की यदि हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं हम संख्या बल यहाँ क्या हैं, तो उसमें मेरा ये मानना है कि हमें सरकार के सामने सही आंकड़े भी पेश करने चाहिए कि साहब हमारी संख्या ये है, हमारा नेतृत्व तो नहीं है, ठीक है। वो पहले हमारे जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश से, ठीक है, सत्यनारायण जटिया जी रहे, धर्मदास शास्त्री जी रहे, परंतु उसके अलावा ये प्रयास ही नहीं हुआ
ये छोटे मोटे फंक्शन तक हम लोग सीमित रहे, चाहे सतनगर में हो गया, चाहे बापू समाज के बारे में बाहर हो गया, कहीं भी हो गया। पर असल में मुद्दा हमने नहीं उठाया कि भाई हमारे को नेतृत्व चाहिए, और जो स्थापित व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि हम राजकुमार जी को कोई स्थापित करने जा रहे हैं, ये पहले से ही इनके जो गुण हैं, इनका नेतृत्व है, वो सरकार को मालूम है। हमारा तो ये होगा कि हमारी डिमांड होगी गवर्नमेंट से कि इनको आप टिकट दीजिए, मूल बात ये है। तो हम चाहेंगे, एक सुझाव जो अभी इससे पहले कि आप हमें संबोधित करें, इन्होंने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया अभी मनोहर जी ने। जैसे हमारे दो हाल हैं, ऊपर नीचे हैं, ठीक है। हमारे पास शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा जगह है, जितने भी मंदिर हैं, गंगा मैया मंदिर जो आपका है, हमारे पास छत भी है, ठीक है ना। हम अगर चाहें तो 200-300 आदमियों की पहले कोई बैठक, जैसे कहते हैं ना, कोर कमेटी बना दें, वर्किंग कमेटी बना दें, जनरल काउंसिल बना दें। तो ऐसी हम कुछ कॉलोनियों के हिसाब से लोगों को प्रतिनिधि बनाकर उसकी बैठक सर हम एक अगर यहीं करें तो उससे हमें बड़ी सुविधा होगी आगे जाने। तो ये रूपरेखा मनोहर जी और आप बनाएंगे, जैसा आप हमें कहेंगे हम आपके साथ काम करेंगे। अब मैं हमारे बीच में जो समय प्रदान किया है और अपने बहुत ही व्यस्त समय में से आप इधर पधारे हैं, एंड यू आर मैन ऑफ कमिटमेंट, आई अप्रिशिएट। मैं चाहूँगा कि सब लोग क्लैपिंग के साथ एक बार स्वागत करें, और निवेदन करूँगा प्रोफेसर श्री राजकुमार फुलवाड़िया साहब से कि आज संविधान दिवस पर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें संबोधित करें। आदरणीय राजकुमार फुलवाड़िया साहब। मीडिया के व्यक्ति हैं, सर्वप्रथम हमारे इस राष्ट्रीय जो हमारा ये संस्था आपने निर्माण किया जब हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार खेल एवं शिक्षा चैरिटेबल ग्रुप जो बना है, और उसके संस्थापक हमारे मनोहर जी दौलिया, जब आप सेवा क्षेत्र में थे, सरकारी सेवा में थे, तब भी आप समाज में और सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते ही थे। और रामचंद्र गोसाईवाल जी आप अध्यक्ष हैं इसके, और खेमचंद समाज के महासचिव हैं, और मैं कह सकता हूँ चेयरमैन कह सकता हूँ, मार्गदर्शक कह सकता हूँ, परम श्रद्धेय मोहनलाल जी बालोटिया। बहुत वर्षों से आप सेवा क्षेत्र में भी रहे, सरकारी क्षेत्र में भी रहे, और सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये जो मंदिर है, भवन अगर बहुत बड़ा विशाल बना है तो उनमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आने वाला जनरेशन, मैं वो दिन भी जानता हूँ जो एक कमरे का नीचे मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज ये इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम करने की शक्ति भी है। ये भी समाज की पूंजी है। और मेरा मानना है कि आज जो आपने प्रस्ताव रखे, ये प्रस्ताव विषय नहीं था, विषय संविधान दिवस ही था, और मैं उसी पर फोकस करूँगा। ठीक है, संविधान दिवस नो डाउट, मुझे पता नहीं आपने इस विषय पर रखा है नहीं रखा, क्योंकि सब लोग बुद्धिजीवी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 10-15 लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो समाज के प्रमुख लोग हैं, चाहे वो इंदरपुरी से हो, पांडवनगर से हो, नांगलोई से हो, सबके समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। और मैं अगर बात रखता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि वो बात आगे भी समाज के बीच में जाएगी। और मैं बाबा साहब की बात 2 लोगों के बीच में रखता भी हूँ, और 2000 और 10,000 लोगों के बीच में भी रखता हूँ, रखी भी है मैंने। अभी मैं पिछले 5 दिन से राजस्थान में था, कोटा में था। कोटा देहात मुझे संगठनात्मक दृष्टि से काम दिया था, उसमें 4 सीटें थी। और अभी जो आप बात कह रहे थे, लगभग मैंने 15-20 गाँव को कवर किया। आपको हैरानी होगी, इस 15-20 गाँव में, गाँव के अंदर इंटीरियर में रेगर समाज के भी गांव थे। अभी लास्ट गांव में धुलेट गांव में था, तो वहाँ पर रेगर समाज के 350 घर थे। और जब उनको पता कि राजकुमार फुलवाड़िया आए हैं, तो गांव के सारे लोग, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो लोग इकट्ठे हुए, उनसे चर्चा भी हुई। मतलब मैं गांव के नाम तो भूल रहा हूँ, क्योंकि गांव के जो नाम थे, पीसाहेड़ी, धुलेट वगैरह बहुत गांव थे। लगभग 15-16 गाँव में मेरा जाना हुआ, उसमें बहुत बड़ी संख्या में रेगर समाज और बैरवा समाज था। और सामान्यतः मैंने 2 समाजों के बीच के बैठ के लिए, रेगर समाज की और बैरवा समाज की, वो भी अपने अनुसूचित जाति समाज का वर्ग है। और ये कहना कि राजस्थान के हर छोटे छोटे गांव में है, लेकिन मैं अभी राजस्थान की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है इस संस्था में कुछ दम है, ताकत है, विज़न है, सोच है। तो मैं इनसे आग्रह कर सकता हूँ मोटे मोटे तौर पर भी, संविधान दिवस पर हम क्या करें उस पर भी
हम ये कर सकते हैं कि कम से कम हमारी जो 5, 7, 8, 10 बस्तियाँ हैं दिल्ली की, चाहे वो सतनगर हो, पांडव नगर हो, इंदरपुरी हो, नांगलोई हो, सुल्तानपुरी हो, मंगोलपुरी हो, दक्षिणी दिल्ली में भी कुछ क्षेत्र हैं, तो कम से कम 7-8 बस्तियाँ तो ऐसी है, और जहाँ पर मंदिर भी और उत्तम नगर हैं, हम उनकी डिटेल्स नहीं तो कम से कम उन मंदिरों की समितियों के पास उनके कितने परिवार हैं वो तो डाटा है। नहीं है तो इस बहाने उनसे कहो कि हेड ऑफ़ द फैमिली का डाटा ले। माना एक घर है, एक घर में 3 परिवार रहते हैं, नीचे पिताजी रहते हैं, ऊपर बेटा रहता है, उसकी भी शादी, उसके भी बच्चे हैं, तो हम उसको दूसरा हेड मानेंगे। तीसरे फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे या ऊपर वाले फ्लोर में फिर एक छोटा बेटा था, उसका परिवार भी, उसके भी बच्चे हैं। तो ऐसा करके हम अगर करते हैं तो हमारे पास दिल्ली के एक ऑथेंटिक डाटा आपके पास आ सकता है। और जब हम किसी से बात करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति हो कि हर एक का डाटा हो, नहीं तो हेड ऑफ़ दी फैमिली का डाटा हमारे पास रहता है, तो हम ये कह के मान के चल सकते हैं कि अगर भाई देवे उत्तम नगर के अंदर 750 परिवार हैं, या पांडव नगर में या इंदरपुरी में हम कहेंगे जी 800 घर हैं, तो हम 800 × 4 कर सकते हैं एवरेज निकाल कर, तो हम कहते हैं हमारी इतनी पॉपुलेशन है। तो जब हमारे पास नाम, उसमें कुछ नहीं, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, माना हर एक के पास फ़ोन नंबर है, तो आपने वो गूगल फॉर्म बनाकर उसको भेज रखा था, भाई इसको फिर भर दे, उसमें नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल होगा, और साथ में फैमिली मेम्बर्स होंगे, भाई कितने हैं, बेटे कितने, 2 बेटियां 3, ऐसा करके आएगा। तो आपका कोई ज़्यादा नहीं आपको जाने की जरूरत। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है, हम हज़ारों डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो करते हैं, तो तुरंत हमारे पास डाटा आता है। और आपने गूगल फॉर्म दिए, जैसे वो गूगल फॉर्म भरेगा तो जो उसको कंट्रोल करेगा, जिसने क्रिएट किया होगा, उसके सारी डाटा आ जाएगी। इसलिए घर घर जाना है ऐसा नहीं। आपका अगर फ़ोन नंबर है, और आजकल फ़ोन नंबर विदाउट स्मार्टफोन के तो आजकल बच्चा भी नहीं होता, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस चली है तो हर बच्चे के पास भी स्मार्टफोन रहता है। तो अगर आप ये करेंगे तो कोई, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा टेक्निकल, एक ज़माना था जब ये टेक्नोलॉजी नहीं, तो हम घर जाते थे, पर्चे लेते थे, भैया बांटो भरवाओ। तो अब वो टेक्नोलॉजी भी हम किसी क्षेत्र में, माना आपके क्षेत्र में है या आपके क्षेत्र में किसी अच्छे बच्चे को कहो भी, गूगल जो पढ़ा लिखा हो, कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, उसको बोले गूगल फॉर्म बना के हमको डाटा कलेक्शन करना है, तो वो हो जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ इसी बात के लिए कहा था कि हम अपने समाज की, राजस्थान की तो बहुत दूर का था, कम से कम दिल्ली की तो हमारे पास डाटा हो। ये मुझे लगता है कि ये मेरा सुझाव था। इसमें आप, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि मनोहरलाल जी, रामचंद्र जी, खेमचंद जी अपना बहुत समय फिजिकली लगाए ना लगाए, लेकिन मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं समाज की गतिविधियों में। और अब मैं कई बार बोलता हूँ, किसी संगठन में, जैसे मैं भी एक SC/ST प्रोफेसर का ग्रुप चलाता हूँ, बहुत बड़ा कल कार्यक्रम भी था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा, अपने ग्रुप से बोलता हूँ कि आप संगठन के लिए काम करें ना करें चलेगा, लेकिन इसको सोचना शुरू करें इसके बारे में। और जब सोचना शुरू करते हैं ना, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर करना अपने आप शुरू हो जाएगा। भाई आपको कहीं जाना है तो आप करना भी शुरू करेंगे। किसी बच्चे को लगता है मुझे IAS बनना, सबसे पहले सोचते ही है ना। आपको लगता है मुझे घर से निकले, मुझे अशोकनगर जाना है, तो पहले सबसे पहले क्या किया था? जब सोचना शुरू करते हैं तो उस पर करना भी काम शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं, और मुझे लगता है कि मनोहर जी, बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इतना जरूर बोले अपने लोगों को कि आप समाज के लिए काम करें ना करें चलेगा, लेकिन सोचे जरूर। क्योंकि जब सोचते हैं तो आप ये मान के चलें, और सोचने में पैसे भी नहीं लगते हैं, कहीं जाएंगे तो समय लगेगा। तो सोचना शुरू करेंगे तो माना अगर 100 लोगों ने सोचा है तो 10 लोगों, डेफिनेटली 10 लोग उस पर एक्ट भी करेंगे। खैर ये मैंने कुछ विषय रखे इनकी बातचीत में, लेकिन मैं बाबा साहब पर बात करना चाहूँगा कि नो डाउट 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा को समर्पित किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाद उन्होंने संविधान सभा को राष्ट्रपति को दिया था। 26 नवंबर को 2015 से पहले ये 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में मानते थे और केवल वकील मनाते थे। 2015 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान 26 नवंबर, अब इसकी डेट की इंटरेस्टिंग कहानी मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं पता, भाई देश हमारा आज़ाद होता 15 अगस्त को, और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो ये किस कहानी मालूम है? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी को क्यों किया मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं पता? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू, तो क्यों 26 जनवरी? जब आपको मैं बता रहा हूँ कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, 26 नवंबर को संविधान बन गया, तो 26 नवंबर को संविधान देश कर देना चाहिए था, गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट किया? यानी कि 2-2.5 महीने रुके क्यों भाई?
हम पहले से मनाते आ रहे थे। नहीं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। बैठो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने जो ठीक है सन उन्होंने गलत बताया। 1929, 1930, 1929 और 1930 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसे आज पाकिस्तान में कह रहे हैं। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक घोषणा की थी और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव का नाम था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज जब प्रस्ताव पारित किया था, यही था ना जी। और वो 1912 नहीं, 1929 और 1930 को, 1929 और 1930 को जब पूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी तारीख थी 26 जनवरी थी। और 26 जनवरी को उन्होंने घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को आगे से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। ऐसे हर साल 1930 के बाद से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। अब हुआ ये, आज़ादी मिली 15 अगस्त को, मना रहे थे हम 26 जनवरी को। तो देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये 26 जनवरी हम आज़ादी से पूर्व आज़ादी का दिवस मनाते थे, अब इसको कैसे याद रखा जाए। तो जब संविधान बना, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तब संविधान सभा ने इस पर कहा कि हम इस तारीख को, जो 26 जनवरी थी, इसको कैसे याद रखें। तो उन्होंने कहा संविधान बन गया है, लेकिन ये संविधान दिवस को हम समर्पित करेंगे 26 जनवरी को, और उस दिन हम इसे गणतंत्र की घोषणा भी करेंगे। गणतंत्र की एक अलग कहानी है, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार बना हमारा आज़ाद देश हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन इसको लागू किया था 26 जनवरी को। उसकी कहानी ये थी कि आज़ादी से पहले हम आज़ादी का पर्व मनाते थे 26 जनवरी को। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास है। हालांकि ऐसा नहीं कि बाबा साहब अकेले थे, उसमें 7 लोगों की कमेटी थी। के एम मुंशी थे, सादुल्ला थे, खेतान साहब थे, ऐसे 7 लोग थे। लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर बाबा साहब की थी। और हालांकि उसमें कई विषय ऐसे आए। आर्टिकल 370 की हम बात करें, जो 370 धारा थी, उस 370 धारा का बाबा साहब ने विरोध किया था। वो उसको के एम मुंशी प्रपोजल लेकर आए थे, शेख अब्दुल्ला लेकर आए थे प्रपोजल। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इस देश के संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जब 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फाइनल बैठक हो रही थी, अंतिम भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का, वो अंतिम भाषण बहुत छोटा भाषण है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम ये संविधान राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन इस संविधान से केवल राजनीतिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता आना अभी बाकी है। ये उन्होंने कहा, इस संविधान से राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिलेगी, राजनीतिक समानता मिलेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता लाना अभी शेष है। तो ऐसा बहुत सारे उन्होंने विषय रखे थे। और इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ नए विषय मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि संविधान दिवस 2015 से पहले से कानून दिवस, ये क्वेश्चंस भी आया था कि 2015 से पहले 26 नवंबर को हम क्या मनाते थे? संविधान दिवस नहीं था, तब वो कानून दिवस था, उसे लॉ डे मनाते। और खास कर क्योंकि संविधान था, लॉयर से जुड़ा होता था, सामान्य था, लॉयर्स के चैम्बर्स में मनाया जाता था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉयर मनाते थे। लेकिन 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस को हमको मनाना चाहिए, और संविधान दिवस की उन्होंने घोषणा की 2015 से। अब 2015 से लेकर टिल टुडे, आज तक सभी स्कूल्स, कॉलेजेस इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज संडे है इसलिए कॉलेज बनता सैटरडे, अगर संडे नहीं का मंडे होता तो हम कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पिछले कई वर्षों से 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस तारीख को, वैसे कई बार कहा जाता है कि किसी भी महान व्यक्ति के लिए 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक उनकी जयंती होती है, दूसरी उनकी पुण्यतिथि या उनका देहांत होता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति जिनके लिए 3 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है जो जुड़ी हुई है, एक 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ, अब 14 अप्रैल कह सकते हैं। 6 दिसंबर परिनिर्वाण हुआ,
और हम बोलते हैं 26 नवंबर संविधान दिवस। ये तीनों तारीखें बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर को पिछले 50-60 सालों में बहुत लोगों ने नाम लेकर काम किया, लेकिन एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर को स्टैब्लिश करने का काम 2015 के बाद हो। उसके कुछ उदाहरण दूंगा, आप लोग हो सकते हैं कुछ इसमें मतभेद हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2015 के बाद इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को रियल में सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। मुझे अब सबको मालूम होगा, यहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू में हुआ, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जहाँ जगह थी उस जगह आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज आप सोशल सभी एक्टिविस्ट हैं। महू में हुआ, महू मध्य प्रदेश में था और महू छावनी थी। और महू को अगर स्पेलिंग करेंगे तो MHOW आता है। ये MHW को हिंदी में लोग महू बोलते थे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म थी। महू का पूरी स्पेलिंग मालूम है किसको? क्या फुल फॉर्म क्या मालूम है? महू MHOW, ये बनता अंग्रेजी का वर्ड महू MHOW। वो था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, उसको बोलते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसलिए शॉर्ट में लोग बोलते हैं क्या? महू। महू कोई उदी था। तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार जो था वो जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल वहाँ पर सूबेदार थे। उनका जन्म वहीं हुआ था, बैरक में हुआ था। 1950-56 के बाद बहुत लोगों ने कहा कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म हुआ उस पर स्मारक बनना चाहिए, और एक कमेटी भी बनी। कौन चिंता कर रहा था भाई, किसको पड़ी थी? लेकिन जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये बातें तो नहीं आई ना सर? ये तो नहीं आई ना? पूरा विश्वास था कि जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने, और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब उन्होंने कहा क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया की जमीन पर अधिकार ना केंद्र सरकार का होता है ना राज्य सरकार का होता है। कैंटोनमेंट लैंड का अधिकार रक्षा मंत्रालय के पास होता है, उसकी 1 इंच भी जमीन आप नहीं ले सकते हैं। हुआ से तो सुंदरलाल पटवा ने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो महू छावनी के अंदर जो जन्म हुआ था बैरक में, वो बैरक पे लिखा हुआ था, जरूर था कि ये बैरक में बाबा साहब अम्बेडकर जन्म हुआ, इतना लिखा था, नेम प्लेट थी। तो उन्होंने कहा हम स्मारक बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो पत्र सुंदरलाल पटवा जी ने प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री ने उसी पत्र को फॉरवर्ड किया। उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, और प्रधानमंत्री का अगर कोई पत्र आए तो कोई रक्षा मंत्री उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उस जितनी ज़मीन उस संस्थान ने मांगी थी, लगभग 2 एकड़ 3 एकड़ की ज़मीन थी। आप कभी गए जाए महू तो जरूर देखें, इंदौर से रास्ता निकलता है, वो बड़ा तीर्थ लगता है वहाँ पर। 2000 बाद में वो एक्वायर्ड हो गया, बाद में सरकार चली गई। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान वापस आए तो शिवराज सिंह चौहान आने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया। तो फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का नाम सबने लिया, नाम पर वोट सबने हासिल लिया, लेकिन स्मारक किसने बनाया? आप सोचिए, मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे वो पटवा जी हो चाहे शिवराज चौहान, ये उनकी जन्मभूमि की कहानी है। अब ये भी विषय है जो आप कह रहे हैं। 19 राजीव गांधी को पहले मिल गया भारत रत्न, इंदिरा गांधी ने जीते जी ले लिया भारत रत्न, नेहरू साहब ने भी जीते जी भारत रत्न ले लिया, जीते जी। उसकी कमेटी बनती है, उन्होंने कमेटी को रिकमेंड किया, ऐसा सब चलता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, ग्रेट आदमी रहे, मैं उस पर मूल्यांकन नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिले, ये किसी ने चिंता ही नहीं की। अब इन्होंने चर्चा करी तो मैंने इस पर भी चर्चा कर लो। तब थी वीपी सिंह की सरकार, और वीपी सिंह की सरकार बनी हुई थी बीजेपी के समर्थन से। तो 14 अप्रैल 1996 के आसपास की बात है, अटल जी ने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट का, वो सुनने वाला भाषण है, कभी गूगल सर्च करोगे, अटल जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण के बाद बाबा साहब को भारत रत्न देने का निर्णय किसने किया? वीपी सिंह की सरकार। मैं वीपी सिंह का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आग्रह किसने किया? अटल जी ने। अटल जी का वो भाषण आज भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पूरा जीवन दिया। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय, बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार का अंतिम सांस कहाँ ली? अलीपुर। अगर जिसने अलीपुर नहीं देखा है तो मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, कभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली विधानसभा से निकले मेट्रो से, तो कई बार समय निकालकर दिल्ली विधानसभा के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर 50 कदम की दूरी पर है। कितने कदम पर? 50 कदम। मैं कई बार दलित एक्टिविस्ट से बात करता हूँ, मैंने कहा बाबा साहब ने जहाँ अंतिम सांस ली वहाँ आपने उनका स्थान देखा? नहीं देखा। अरे तुम बाबा साहब का नाम लेते रहते, बाबा साहब बाबा साहब। मैं तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं एक बार बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिखा हुआ था, बाबा साहब का चित्र लगा हुआ था, दलित समुदाय मोर्चे की बैठक चल रही थी,
मैंने कहा राहुल गांधी के माँ बाप का नाम क्या है, उसने बताया। मैंने कहा उसके माँ बाप का नाम क्या है, वो बताया। फिर मैंने कहा उसके माँ बाप का नाम क्या, वो बताया। मोतीलाल नेहरू तक पहुँच गए। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ये रहे, इनके माता पिता का नाम बताओ। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। बाबा साहब को हम हर साल पुष्पांजलि देंगे, लेकिन नाम उनका नहीं मालूम। इतिहास तो मैं छोड़ दो, बाबा साहब ने थीसिस कब लिखी, किस विषय पे लिखी, बाबा साहब का कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो तो भूल ही जाओ। अरे माँ बाप का नाम नहीं मालूम, अन्यथा नहीं लेना। मैं अपने आप खुद ही इवेल्युएट करना, क्या हमको मालूम है क्या बाबा साहब के माँ बाप का नाम, सोचना। मैंने कहा कहाँ जन्म हुआ, आधे से लोग बोलते महाराष्ट्र में हुआ। आधे से ज़्यादा लोग क्या बोलते बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैंने बड़े बड़े दलित इंटेलेक्चुअल से पूछा महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के थे, लेकिन वो महू में हुआ। दूसरा विषय, बाबा साहब का अंतिम सांस ली उन्होंने अलीपुर रोड में, 26 अलीपुर रोड, जैसे आपने कहा। और 26 अलीपुर रोड कोई सरकारी बंगला नहीं था, आपको मैं बता दूं। 1956 में जब बाबा साहब, 1950 कह रहा, 1954 में, नहीं 54 में उन्होंने, आई थिंक 52 या 54 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वो तो अपना सामान पैक करके रहते थे। वो उनकी कोठी थी पृथ्वीराज रोड पर थी, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। वो अपना पैक कर रहे थे, तब सिरोही के महाराजा ने कहा बाबा साहब आपने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन आपको दिल्ली में रहना चाहिए। तो सिरोही के महाराजा ने अपनी कोठी में उनको रहने के लिए दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली के अंदर जितनी भी रियासतें थी उनके बैंगलोज थे यहाँ पर। और वो बैंगलोज क्यों थे वो अलग कहानी है, क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रियासतों को बैंगलोज दिए थे वो अलग कहानी है। अब आप देखो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, पटियाला हाउस, बड़ौदा हाउस, ये सब रियासतों के, नई दिल्ली, सारे सबका। अगर आप एक एक करो तो एक एक रियासतों को दिल्ली में बैंगलो मिले थे। जो बड़ी थी उनको बड़े बैंगलो मिले, जो छोटी थी छोटे बैंगलो मिले। तो सिरोही के महाराजा को भी बैंगलो मिला हुआ था। उस महाराजा की कोठी में बाबा साहब अंतिम वर्ष रहे। उनका देहांत हो गया। अब देहांत होगा तो बाबा साहब को रहने के लिए दिया था। उनका सामान पैक करके, सारा सामान पैक करके वो बॉम्बे में चले गए। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सविता लेके चली गई। और वो कहानी अलग है कि उनके क्या क्या चीज़ें थी, वो मैं बात पे नहीं करना चाहता। तो अब वहाँ पर एक संघर्ष समिति बनी, बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति। हर प्रधानमंत्री से 56 के बाद से अपील करती थी, बाबा साहब ने अंतिम सांस लिया, इसको स्मारक बना दो। बाबा साहब ने अंतिम सांस लिया, स्मारक बना दो। कौन किसके कान में जूं रखती है। लेकिन जब अटल जी की सरकार बनी, फिर अटल जी की सरकार बनी 1998 में, तब अटल जी की सरकार ने कहा कि ठीक है। और तब जो सिरोही की बिल्डिंग थी, लेकिन 1990 के बाद ये बैंगलो खरीद लिया था जिंदल ग्रुप ने। मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि आप बड़े मोजिज़ आदमी, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो हो सकता है आप आगे 10 लोग को बता पाएँ। तो उस बिल्डिंग को, जल्दी तो नहीं है सर? नहीं सर, जल्दी तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने उस तो वो सिरोही की बिल्डिंग बैंगलो जिंदल हाउस ने खरीद लिया। अब बिल्डिंग का मालिक कौन हो गया? जिंदल ग्रुप। प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस ने जिंदल ग्रुप से स्मारक का कांटेक्ट किया और कहा कि जमीन को हम लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बाबा साहब का अंतिम रहे और लोग स्मारक बनाना चाहते हैं। जिंदल ग्रुप ने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर अटल जी का दूत या पीएमओ गया, कहते हैं जी आपको सेम इसी ऐसा बंगला दूसरा देते हैं और इसके अलावा ऊपर ये भी राशि देते हैं। कुल मिलाकर जिंदल ग्रुप को प्यार से, पुचकार के और धमका के भी मैं बोल रहा हूँ, वो तैयार किया। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो ज़मीन 26 अलीपुर रोड जो बैंगलो था, उसको खरीद लिया गया अटल जी ने। अभी उस पर निर्माण कार्य चलना ही था, अटल जी की सरकार चली गई। सरकार आ गई इनकी मनमोहन सिंह की, और वही संघर्ष समिति जो बाबा साहब के लिए काम कर रही थी, वो गई इनके मनमोहन सिंह के ऑफिस में कि सर अब तो सरकार, केंद्र सरकार के पास ज़मीन है, अब तो आप मालिक हो, अब इस पर भव्य निर्माण कर दो। शीलजा कुमारी शैलजा गई, हरियाणा की जो राष्ट्रीय कमीशन की, हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फाइल ठंडे बस्ते में। 2004 से लेकर 14 तक वो फाइल पर मिट्टी के धूल में चली गई। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मैं उसका साक्षी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। 14 में बने, फिर वही कमेटी नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय गई पीएमओ में कि सर अब तो केंद्र सरकार के पास है ज़मीन, अब आप इसे भव्य स्मारक। उन्होंने कहा फाइल मंगाओ। उन्होंने तुरंत फाइल मंगवाई और बताया कि केंद्र कहता है कि चलो ठीक है, डेट उसमें कहता 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर 2015 की बात कर रहा हूँ कि इस पर स्मारक हम शिलान्यास करेंगे। विज्ञान भवन में शिलान्यास हुआ था। उस विज्ञान भवन में मैं भी उपस्थित था। प्रधानमंत्री ने वहीं से शिलान्यास किया था। वो जो स्टोन लगाते ना, पत्थर स्टील का, वो लगाया, उन्होंने उसको वही किया। क्योंकि उस भवन में अगर वहाँ करते तो मुश्किल से
50 लोग भी नहीं आ सकते थे। उस भवन की कैपेसिटी थी जो लॉन की थी वो 50-60। उन्होंने कहा विज्ञान भवन में करेगा जहाँ हज़ारों लोग आए हुए थे, देश भर से लोग बुलाए थे। मैं उस दिन उस कार्यक्रम में था जब नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उसी दिन शाम को मैं टीवी चैनल पे भी गया, दूरदर्शन के। उन्होंने तब एक प्रश्न किया था कि मोदी जी का दलित प्रेम या बाबा साहब प्रेम, ऐसा करके नहीं, दलित प्रेम या राजनीति, वो टीवी चैनल की अलग बात है, विषय है जो मैंने रखा वो अलग विषय था। और 2015 में विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी जी ने उस 26 अलीपुर के स्मारक का शिलान्यास किया, और शिलान्यास करने के साथ उस समय थावरचंद गहलोत मंत्री थे, अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि मैं 15 में इसका शिलान्यास कर रहा हूं और 14 अप्रैल 1917 में इसका मैं शुभारंभ करूंगा। यानी कि मंत्रालय को मैसेज क्या दे दिया कि 2 साल में तैयार करना है। और 200 करोड़ की लागत से, अभी मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर गया था वहाँ, 50-60 बच्चों को, बच्चे बड़े खुश हुए और बाबा साहब को समझने का मौका मिला। वहाँ बाबा साहब की एक स्टैचू बनी है जिसकी कीमत 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास है, जहाँ बाबा साहब ने जो अंतिम भाषण दिया वो रोबोट की तरह बोल रहे हैं, और आप सुनोगे उनको, लगता है यार बाबा साहब सामने खड़े हैं। इसलिए कभी जाकर मौका मिले तो जाना। अगर कोई टीम जाती है आपकी तो मुझे बताना, मैं आपकी चाय की व्यवस्था भी करा दूंगा। वेरी गुड, ठीक है ना जी, आप टीम लेके जाएंगे तो मुझे बताना। वो बाबा साहब अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड जो किसी ने शुद्ध नहीं, उसका स्मारक किसने बनाया? अटल जी ने और मोदी जी ने। ये उनका दूसरा स्थान। जन्मभूमि की बात कही मैंने, दूसरी बात कही उनकी परिनिर्वाण स्थल, उसको बोलते हैं परिनिर्वाण स्थल। अब आ जाओ बात जहाँ उनका संस्कार हुआ। पहले तो संस्कार दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने करने नहीं दिया। वो सीधा रातों रात चार्टर्ड प्लेन से भेजा और बॉम्बे के दादर में जहाँ रहते थे उसकी चौपाटी समुद्र के किनारे किया। और आपको मैं बता दूं, मैं वो जगह देख कर आया हूँ, और वो चौपाटी में छोटी सी जगह कहीं महाराष्ट्र, मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग्स भी है, वो छोटा सा गुंबद बना हुआ है क्योंकि बौद्ध उसकी केयर टेकर का काम वहाँ पे बौद्धिस्ट संस्था ने किया हुआ है। तो मैं वहाँ गया, अभी उस मंदिर के उस जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का चैत्य भूमि, जहाँ संस्कार हो उसको बोलते हैं चैत्य भूमि, उस चैत्य भूमि का भवन इस कमरे से, इस कह सकते हैं कि जो 4th है इसमें था बना हुआ है। लेकिन उसके साथ ही एडजॉइनिंग एक बिल्डिंग थी, एक मिल थी जिसका नाम था इंदू मिल। वो इंदू मिल बंद हो गई, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सर इंदू मिल की ज़मीन को करके यहाँ बाबा साहब का। और आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने उस इंदू मिल ज़मीन को खरीदा, और खरीदने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ बन रही है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। अगर बाबा साहब देखो तो पूरा समुद्र दिखेगा उसमें। और उस अभी मैं गया था तो उनका केवल बूट ही लगा हुआ था। आप समझ लो उनकी बूट का साइज वो 12 फुट का था, 12 फुट का तो उनका बूट है, शूज़ है। तो अंदाज़ा लगा उनकी मूर्ति कितनी बड़ी होगी, है कितनी बड़ी मूर्ति होगी। ये भी बना कौन रहा है? महाराष्ट्र की। यानी उनकी जन्मभूमि को स्मारक बनाया किसने? आप तय कीजिए। उनकी परिनिर्वाण स्थल को भव्य स्मारक किसने बनाया? आप तय कीजिए। उनके चैत्य भूमि को निर्माण कौन कर रहा है? आप तय कीजिए। अब चौथा स्थान जिसे मैं बोलता हूँ नागपुर दीक्षा भूमि, जब बाबा साहब ने लाखों लोगों की दीक्षा ली थी, बौद्ध मत की दीक्षा ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि का निर्माण किया। चौथा स्थल है कौन सा? दीक्षा भूमि, नागपुर। वहाँ पर भव्य स्मारक बना। ये 4 चीज़ें बोल रहा हूँ, 4 चीज़ें। अब मैं जाता हूँ 5वीं चीज़ पर, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा हासिल की, लंदन ऑफ 1920 से लेकर 1923 के बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, लंदन में पढ़े, और 3 साल एक कोर्स की थी। उन्होंने वहाँ पर MSc भी की, DSc भी की, और बारह लॉ की भी पढ़ाई की। ये 3 साल एक साथ वो लंदन में रहकर पढ़े, और जिस घर में रहे 3 साल, वो घर 2016 के आसपास की घटना है, 16-17 की घटना है। वो मकान जिस मालिकाना आपके मकान में रहते थे उस समय, आपकी नेक्स्ट जनरेशन ने उस मकान को ऑक्शन कर दिया। क्या कर रहा था? ऑक्शन, नीलाम कर रहा था। तो एक अखबार में आर्टिकल छपा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस भवन में रहते थे उस भवन की नीलामी हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में था। बुरा मत माना, इस देश के अंदर बहुत बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों अरबों हैं, संगठन में। किसी ने सुनाई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उस विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज अभी सोच ही रही थी कि यार हम उस पर जाए बोली देने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेलीगेशन तो केंद्र की परमिशन चाहिए थे। वो तो देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत अपने मंत्री थे राजकुमार बघेला, उसको जाओ के वहां पर बोली लो, और सबसे बड़ी बोली लगाकर उस भवन को खरीदा।
और महाराष्ट्र सरकार ने इस भवन को खरीद कर अपने पास नहीं रखा, भारत सरकार को समर्पित कर। बहुत बड़ा। चौथा स्थान और पांचवा स्थान। तो मेरा कहना, उनकी जन्मभूमि, उनकी परिनिर्वाण भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी चैत्य भूमि और उनकी शिक्षा भूमि, ये पांचों स्थानों को इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया मालूम है? पंचतीर्थ। जिसको पंचतीर्थ बोलते हैं। आप गूगल सर्च करना भी, गूगल सर्च करो कोई भी, पीछे तो है वो ना, इसका ना उसमें डालो पंचतीर्थ। पंचतीर्थ का नाम दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने। और सुन लो मेरी बात, इसमें आपको बता रहा हूँ, पंचतीर्थ का नाम दिया तो ये भी समझ लो, तीर्थ राजनेताओं के नहीं बनते हैं, तीर्थ पॉलिटिशियन के नहीं बनते हैं, तीर्थ संतों के बनते हैं। तीर्थ किसके बनते हैं? संतों के। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से निकाल कर संतों की शिक्षा में बनाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंचतीर्थ है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समाज में सोशल लोग हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अगली घटना केवल यही ये थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट नहीं था जहां पर बाबा साहब के नाम पर अध्ययन हो चुके। और आपकी जानकारी 17 में फिर एक दिल्ली के जनपद में ली मेरिडियन के होटल के जस्ट साथ सेंटर बना जिसका नाम है DAIC, उसे बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। कभी मौका लगे उसमें भी जाकर आइए। और बाबा साहब की जो भव्य मूर्तियां जो लगी हैं, आप गए होंगे उस कार्यक्रम में, कभी जाएं। मैंने ये दिल्ली के अंदर 3 जगह बताई है, आपको मौका लगे तो जरूर जाना। एक मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड, दिल्ली विधानसभा के पास, कश्मीरी गेट से आगे, यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन से पास है, दिल्ली विधानसभा के गेट के पास, दिल्ली विधानसभा तो 50 कदम का है, यहाँ से लेकर उस पार्क के गेट तक। अलीपुर रोड 15 जनपद, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो आपको देखने चाहिए। बाकी 5 स्थान तो दिल्ली से बाहर के हैं। मौका लगे, आप दलित एक्टिविस्ट हो तो मैं एक बार टीवी चैनल में बैठा हुआ था, उस टीवी चैनल में ये भी था चंद्रशेखर रावण। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा रावण साहब, और एक पार्चा करके है महमूद प्राचा, वो भी थे मेरे साथ टीवी चैनल में एक बार थे। मैंने कहा महमूद प्राचा जी, आप बाबा साहब के लिए बोल रहे हो, आप जामिया में और JNU और AMU के अंदर आरक्षण के लिए क्यों नहीं मांग करते हो पार्चा साहब? तब आपकी बोलते बंद होते तुम्हारे चंद्रशेखर की। मैंने कहा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन हो SC ST OBC का, 70 साल में कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने स्टूडेंट वंचित हैं, कितने नौकरियां वंचित हुई हैं, कितने नॉन टीचिंग वंचित हुआ है। तो मैंने कहा पार्चा साहब, चंद्रशेखर साहब, आप इसके लिए आरक्षण के लिए अपील कीजिए, रैली निकालें, मैं आपके साथ सबसे आगे खड़ा होऊंगा। वो चुप हो गए क्योंकि वो AMU के अंदर तो बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके वहाँ उनके शांति दूत खड़े हैं। खैर, तो दूसरा इसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा साहब का इतना नाम लेते चंद्रशेखर साहब, मुझे बताओ बाबा साहब की क्वालिफिकेशन कहाँ से थी? पहले तो चुप रहे, फिर बोलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो एंकर ने उनको कहा सर्च कर लेना, मैं बात जो कर रहा हूँ गूगल, बिना मैं जो बात कहूँगा वो गूगल में है। उसमें राजीव कंवल उसका एंकरिंग कर रहा था। राजीव कंवल ने कहा कि सर आप बाबा साहब इतना बोलते हो, बाबा साहब की जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो गलत बता रहे हो। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं ज़िंदगी में, वो कोलंबिया में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। नहीं मेरे दिमाग। तो दलित राजनीति करना और बाबा साहब पर अध्ययन करना अलग अलग चीज़ें हैं। ये मैंने 5 चीज़ें आपको इसलिए बताई। छठी चीज़ मैंने बताई डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। इस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, सिक्का बना। सबसे बड़ी बात, इस देश का ट्रांजैक्शन के लिए जो ऐप बना उसका नाम क्या रखा? भीम है। इससे बड़ी क्या इस टाइप आप कहेंगे? इससे तो क्या आप घोषणा करेंगे भाई? इसके तो आप क्या कर सकते हैं? ये मैंने कुछ जानकारी, हालांकि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान का लेकर बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। कभी मौका लगे तो आप जरूर बुलाइएगा। मेरी भी इच्छा भी रहती है कि बाबा साहब के अम्बेडकर की 14 अप्रैल 1891 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक का मैं ईयर वाइज बता सकता हूँ कि बाबा साहब 13 में कहाँ थे, 15 में कहाँ थे, 16 में कहाँ थे, 18 में कहाँ थे, 20 में कहाँ थे, 25 में कहाँ थे। उन्होंने बहिष्कृत भारत कब बनाया, प्रबुद्ध भारत की रचना कब की, उन्होंने महाड़ का आंदोलन कब किया, उन्होंने क्या बोलते हैं कालाराम मंदिर का आंदोलन कब किया। क्योंकि हर एक का विषय है, हर एक का विषय है, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। नासिक में कालाराम मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष किया 1930 से लेकर 1935 तक, और 35 के बाद इतने नाराज हो गए, उन्होंने 36 में घोषणा की
कि मैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हूँ, सनातन धर्म में मरूंगा नहीं, ये उनका रिएक्शन था। लेकिन 56 तक आते आते वो कई बार होता ना, कई बार मैं बोलता हूँ कि माँ और बेटे में भी झगड़ा हो जाता है, तो माँ गुस्से में बोलती जा मेरे घर से निकल जा, पिता भी बोलता चल भाग घर मेरे से, गुस्से में तो बोल दिया, लेकिन शाम होते होते माँ भी ढूंढता और पिता भी ढूंढता, बच्चा आया नहीं। गुस्से में उन्होंने जरूर कहा होगा कि मैं सनातन धर्म में पैदा हूँ, वो उनका रिएक्शन था और वो ज़रूरी भी था, वो अलग विषय है, बहुत सारे विषय। तो मैं इस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो जानते हैं, कम से कम उनको पढ़े। हम बाबा साहब को मानते अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब को मानने से ज़्यादा बाबा साहब को जानने की ज़रूरत है। उनका एक एक विषय मैंने एक से पूछा, अब आपको बता दूं, मैं अभी दिसंबर मास में लॉ मिनिस्ट्री के साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ? बाबा साहब अम्बेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनको किस विषय के थीसिस पर डॉक्टरेट मिला था? वो थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। कौन सी थी? प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। और गूगल करके देखो, देखा था पंचतीर्थ जो बता रहा हूँ, वही है पंचतीर्थ या कोई और है? वही है जी, अलग तो नहीं है। अब आप सर्च करो प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, सर्च करो प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। प्रॉब्लम ऑफ रुपीस पर उनको पीएचडी की थीसिस मिली, और वो मिली थी 1923 में। और आज क्या चल रहा है? 2023, 100 साल हो गए, उसको भी 100 साल हो गए। हम उनके डॉक्टरेट की थीसिस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ही करेंगे। लॉ मिनिस्टर और अर्जुन राम मेघवाल जी से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, कहता यार वो बाबा साहब की थीसिस को पूरे 100 साल हो गए हैं, उस पर कुछ करना चाहिए। हमको क्यों बुलाया भाई? आप समझ सकते हो हमको क्यों बुलाया, किसी और को क्यों नहीं बुलाया? क्या इतने बड़े नेता उनके पास और लोग नहीं है क्या? उन्हें पता है कि प्रोफेसर इनके पास आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि राजपाल 100 इकोनॉमिक्स के दलित प्रोफेसरों को इकट्ठा करो। अब उस पर मैं लगा हुआ हूँ, अब तक 60-70 दलित प्रोफेसर इकट्ठे हो गए जो इकोनॉमिक्स में है, लेकिन 100 होंगे तो हम कार्यक्रम करेंगे। ये जो सर ने अभी बोला ना प्रॉब्लम ऑफ रुपी, 1923 के अंदर उन्होंने थीसिस लिखी, और आपकी इत्तला के लिए 1935 के अंदर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उसका आधार यही था, यही थीसिस उसका आधार थी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पमाला पहनाकर करता है। मेरा ये कहना है, ऐसे बहुत सारे प्लानिंग कमीशन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऐसे तो मैं एक पर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि इस 26 नवंबर संविधान दिवस बाबा साहब के साथ 3 तारीखें जुड़ी हुई है, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और 26 नवंबर। तो 26 नवंबर, इन तीनों तारीखों में बाबा साहब को याद करें। और आज ये बात करते करते, जैसे आज आपको बात मिली, आप भी कहीं जाकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बात मुझे को रखना है, आप रखें, बात को रखें, चीज़ों को रखें, आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि मैंने कोई भाषण तो देने था, एक जनरल चर्चा कर रहा था आपके साथ, आपसे बातचीत करने का मौका मिला। और मैं कोटा से कल रात को 1-1:30 बजे पहुंचा। अगले दिन कल हमारा एक कार्यक्रम था। कल हमने संविधान, क्योंकि स्कूल संडे को नहीं मना सकते थे, तो हमने, यूनिवर्सिटी बंद होता, सैटरडे को हमने सेलिब्रेट किया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को। एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के वीबी सोनी हैं, दलित समाज के थे, और एम्बेसडर रहे कई देशों में। उनके पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोगी थे। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया, वो कहता है कि मैं फॉरेन IFS में आया, मैं कई देशों का एम्बेसडर रहा, लेकिन मेरे इस काम के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था उस समय नहीं थी। मैं अपनी मेरिट से यहाँ तक पहुँचा, और विश्व के कई ऑर्गेनाइजेशन के वो पैनल में चेयरपर्सन मेंबर रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी। इसलिए कोई ये कहे कि आरक्षण से ही मेरा काम होगा, ये नहीं है। आपकी प्रतिभा, बाबा साहब ने इतना, आज का स्टूडेंट, मैं कई बार स्टूडेंट से बोलता हूँ कि क्या तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने की सोच सकते हो? तुम लंदन स्कूल ऑफ एडमिशन के बारे में सोच सकते हो? आज भी नहीं सोच सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर जब ना नेट था, ना फ़ोन था, ना ईमेल था, तो वो उस समय 1913 में गए थे कोलंबिया, और 1920 में गए थे। ये भी बड़ी अच्छी कहानी है कि वो 13 से लेकर 15 तक रहे कोलंबिया, और 15 के बाद 16 में चले गए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन वहाँ से उनकी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा घर। वो क्यों आना पड़ा उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। फिर 20 में और 17 और 18 में वापस प्रोफेसर बन गए बॉम्बे के कॉलेज में। अगर किसी को बॉम्बे के किसी कॉलेज में प्रोफेसरशिप मिल जाए तो वो क्या पढ़ाई छोड़कर अपनी अधूरी पढ़ाई करने जाएगा? मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया, मुझे LDC बनना था, बन गया, मैं UDC बनना मिल गया, मेरा जीवन का। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफेसर होने के बाद उन्होंने नौकरी को रिज़ाइन किया। 1920 में जो पढ़ाई छोड़ के गए थे, 17 में जो छोड़ी थी, 16 में, वापस
20 से लेकर 23 तक पढ़ाई की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, एक साथ 3 पढ़ाई की। तो बाबा साहब का बड़ा विराट दर्शन है, एक एक विषय पर हम घंटों विषय रख सकते हैं, उसका लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन फिर भी लास्ट में एक बात कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कह सकते हैं कि उन पर इतना उत्पीड़न हुआ, मानसिक दबाव, लेकिन जब संविधान बनाया तो उन्होंने कभी समाज के साथ विद्रोह वाली भाषा नहीं थी, आक्रोश वाली भाषा नहीं थी। संविधान बनाते हुए संपूर्ण भारत की, आप कह सकते हैं, चिंता की। और मैं कई बार बोलता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट समझते हो? महिलावादी थे, नारीवादी थे। उसके बहुत सारे उदाहरण, उसको अभी चर्चा नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर द ग्रेट फेमिनिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर दलित नेता नहीं थे, आपको मैं बता दूं। बाबा साहब अम्बेडकर फेमिनिस्ट थे। बाबा साहब अम्बेडकर लेबर लीडर थे। सबसे पहली उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उन्होंने कोई SC/ST फेडरेशन नहीं बनाया था, ये भी बता दूं मैं। उनकी पहली पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। वो लेबर्स के बीच में काम करते, वो मजदूर नेता थे। ऐसा बहुत सारा विषय, समय का अभाव होगा, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, कीमती समय ले लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं मनोलॉजी कब सोच रहे, कब पैकअप करें, बंद करें। मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या का महत्व नहीं है, हमेशा विषय का महत्व होता है, और विषय सही लोगों तक सही जगह चला जाए तो उसका इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात, अपनी अंतिम बात कहकर वही विराम करूँगा। कहते हैं कि कोई व्यक्ति वर्षों तक अंधा था, कई वर्षों तक, उसको आंखों की रोशनी मिल गई। आंखों की रोशनी किसी ने डोनेट कर दी। उसने सबसे पहले किसको लात मारी मालूम है? बताओ किसको लात मारी? उस छड़ी को लात मारी जो उसके साथ चल रही थी जिंदगी भर। ठीक है ना? दुर्भाग्य से आज हमारा समाज का व्यक्ति आरक्षण के नाम पर नौकरी तो लेता है, स्थान तो पाता है, जैसे ही स्थान पर आता है सबसे पहले किसको लात मारता है? दलित समाज को। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं, कहीं नौकरी करेगा तो बताएगा नहीं मैं इस वर्ग से छुपाएगा, छुपेगा, और फिर तो समाज। आज मैं यूनिवर्सिटी प्रभु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं गर्व से, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 400 लोगों का संगठन बनाना, कोई बुरा मत माना सर, आप यहाँ अन्यथा नहीं लेंगे शब्द को। गरीब आदमी को बुलाने के लिए भी संख्या इकट्ठी करनी पड़ती है, जिसकी 1.5 लाख से 2 लाख तनख्वाह। कल 350 लोग बैठे हुए थे सभागार में। वो तभी आ रहे जब उनके मन में इस भाव को जगाया है कि आपको क्यों आना चाहिए। तो आप भी जगाते रहे, मैं भी जगाता रहता हूँ। ठीक है, सब के जगाने से कुछ ना कुछ जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आज हमारा मार्गदर्शन किया, इसकी तुलना हम कभी कर नहीं सकते। हमने भी अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, फैकल्टीज़ में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया, पर जो हमें आज विचार मिले वो अतुलनीय है। मैं चाहूँगा कि आप करतल ध्वनि से धन्यवाद। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।